हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू चैप्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पादपों में पोषण। पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो वे भोजन बनाते थे किस प्रक्रिया के जरिए? तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए से। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता था? तो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में खनिज लवण, जल, CO2 और भी बहुत सारी चीजें मिलकर क्या होती थी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती थी। लेकिन मनुष्य अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य या और भी जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप में तो पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग खाना में क्या खाते हैं? चावल, दाल, भुजिया, यही सब तो खाते हैं। लेकिन चावल किससे प्राप्त होता है? तो चावल प्राप्त होता है धान से। और धान क्या है? धान एक तरह का पौधा है। वैसे ही हम लोग दाल खाते हैं तो दाल का भी पौधा होता है। और आलू जो खाते हैं तो आलू भी क्या, एक तरह की फसल है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग भोजन करते हैं वह क्या है? कहीं ना कहीं पौधे से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए पहला लाइन क्या है कि मानव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। यह क्या, एक सत्य लाइन है, क्योंकि हम लोग भी क्या है? पूरी तरह से पेड़ पौधे पर ही आश्रित होते हैं। उसके बाद क्या है कि भोजन का पाचन, अर्थात सिर्फ खाना खाने से तो नहीं होगा, उसका पाचन भी तो होना चाहिए। शरीर में वो खाना लगना भी तो चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि भोजन के अंदर क्या क्या घटक मौजूद होते हैं। तो भोजन के अंदर क्या क्या मौजूद होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है हमारे भोजन में मौजूद होती है, जो क्या करती है? शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन ना करें, उसका पूरी तरह से सेवन छोड़ दें तो क्या होगा? हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी फील होने लगेगी। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है? तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। लेकिन क्या सिर्फ आलू खा लेंगे तो क्या उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जब तक आलू जटिल कार्बोहाइड्रेट से सरल कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटेगा तब तक हमारे शरीर को उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या विखंडन क्या कहलाता है? तो यह विखंडन की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जैसा कि यहां पर आप लोग परिभाषा से जान सकते हैं कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विखंडन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अर्थात डायरेक्ट आलू जो है वह हमारे शरीर में नहीं लग जाता है, पहले वो अनेक भागों में टूटता है, उसका विखंडन होता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का क्या मतलब होता है? टूटना। जब ये आलू सरल पदार्थ में टूटता है, अर्थात सरल कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए यहां पर यह क्या है? जब ये भोजन के चारों अणु यहां पर एक साथ हैं तो यह कौन सा है? यह है जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल पदार्थ। यह है जटिल पदार्थ। लेकिन वही क्या होता है, जब पाचन होता है, जब पाचन की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है कि ये चार अलग अलग भागों में टूट जाता है, जिससे कि हमारा शरीर क्या करता है? आसानी से उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो आप लोगों ने क्या जाना कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते ही होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भोजन के जो घटक क्या क्या हैं। तो क्या क्या घटक है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, प्रोटीन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पाचन की परिभाषा देखी। क्या है पाचन की परिभाषा? तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और यहां पर हम लोगों ने चित्र की मदद से भी देखा कि कैसे यहां पे चार अणु आपस में चिपके हुए हैं। तो ये क्या है? जटिल पदार्थ है। लेकिन क्या होता है जब ये चारों अलग अलग भागों में पाचन की प्रक्रिया से टूट जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये प्रक्रिया कहलाती है पाचन। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर है? तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू लेक्चर में। तो सबसे पहले हम अपने पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो मनुष्य है या मनुष्य के तरह ही जो और जीव हैं वो क्या करते हैं कि भोजन के लिए किसी न किसी रूप में तो पौधे पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि आप अगर देखिए क्या आप प्लास्टिक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि प्लास्टिक जो है वह कोई पादप से नहीं बना है। लेकिन आप नॉर्मली क्या खाते हैं? सामान्य दैनिक जीवन में आप लोग खाते होंगे दाल, भात, भुजिया, यही सब खाते होंगे। तो ये सब किससे प्राप्त होता है? तो ये सभी चीजें हमें
पौधे से प्राप्त होती है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मानव या मानव की तरह ही जो और जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं कि वे जटिल कार्बोहाइड्रेट का शोषण नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले तो पाचन की प्रक्रिया से जटिल कार्बोहाइड्रेट को या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिससे कि क्या हो सके, हमारे शरीर को उससे पोषण प्राप्त हो सके। तो यहां तक तो आप लोगों का क्लियर था, यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां। जो विभिन्न तरह के जीव हैं उसमें क्या होता है, अपना भोजन प्राप्त करने की विधियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, तो उसका एक सूंड निकला हुआ होता है, उसके मदद से वो क्या करती है कि फूलों का रस चूसती है। फूलों का रस को हम लोग क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। तो मधुमक्खी अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है, तो फूलों के रस को चूस करके अपना भोजन प्राप्त करती है। इसके बाद आते हैं मानव का। मानव या उसके तरह ही जो और जीव जंतु हैं, जो मैमल्स हैं, वे क्या करते हैं, जब वे शिशु होते हैं अर्थात जब उसका जन्म हुआ होता है, जब वो बच्चे होते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं कि अपनी माता का दूध पी के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टारफिश पे। स्टारफिश जो है यह एक तरह की मछली ही है और यह कहां पाई जाती है, तो यह समुद्र में पाई जाती है। यह क्या करती है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर आवरण वाले जो जीव होते हैं, जिसका जो बाहरी सेल होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं कि उस जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आखिर ये इतना कठोर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको तोड़ते कैसे हैं, तो इसकी जो प्रक्रिया है वह थोड़ी सी जटिल है। क्योंकि स्टारफिश जो है वो क्या करते हैं कि जब उसको भोजन ग्रहण करना होता है, मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाला एक जीव है अर्थात घोंघा है। घोंघा का भी बाहरी सेल बहुत मजबूत होता है, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिएगा। तो वो क्या होता है, स्टारफिश मान के चलिए यहां पे आएगा और वो क्या करेगा कि अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है। क्या करता है, अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है। और जब मुंह से अमाशय को बाहर निकालता है तो क्या करता है कि वह उस जो घोंघा होगा उसको घेर लेगा। और जब उस घोंघा को घेर लेता है तो क्या करता है, उसका जो भी कोमल पार्ट होगा उसको क्या करेगा, धीरे धीरे उसका पाचन करने लगता है। और जब उसका पाचन हो जाता है तो फिर से वो क्या करता है, अमाशय को फिर से अपने पेट के अंदर ले लेता है। तो ये तो किसकी घटना थी, तो ये घटना थी स्टारफिश की। तो अब हम लोग आते हैं मानव में पाचन, कि मानव जो है वो अपना पाचन कैसे करता है। तो मनुष्य तो डायरेक्ट तो पाचन स्टार्ट नहीं कर देगा, सबसे पहले उसे खाना भी तो होगा। तो आप लोग कैसे खाते हैं, तो मुख से आप लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो क्या हो गया, आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या है कि मनुष्य जो होता है वह किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो मुख के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। और उसके बाद पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। जो बिना पचा हुआ भोजन है वो क्या होता है, मल के रूप में बाहर निकल जाता है। जितना पोषण प्राप्त करना होता है वह शरीर हमारा पोषण प्राप्त कर लेता है। जो बाकी बचा अपशिष्ट पदार्थ है वह क्या होता है, मल के द्वारा बाहर हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद है भोजन एक सतत नली से होकर गुजरती है, जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। अर्थात भोजन जैसे हम मुख से ग्रहण किए तो वो क्या होता है, एक सतत नली से गुजरता है। सतत का मतलब होता है लगातार। वो जो है एक लगातार नली से धीरे 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 गुजरते जाता है। जब हम अपना मुख से भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या मिक्स होता है, लार मिक्स होता है। जो हमारे मुख में लार पाया जाता है वो मिक्स होता है। उसके बाद वह कहां जाती है, उसके बाद भोजन जाती है ग्रास नली में। यहाँ जो नली होती है वो क्या कहलाती है, ग्रास नली में। तो भोजन उसके बाद वहां ग्रास नली में जाएगी। फिर ग्रास नली के बाद भोजन जाता है कहां पे, अमाशय में जाता है। उसके बाद ऐसी प्रक्रिया होती रहती है, छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है। और उसके बाद भोजन कहां पहुंचती है, तो भोजन पहुंचती है सबसे लास्ट में रेक्टम में। रेक्टम का क्या मतलब हो गया, गुदा में पहुंचती है। और रेक्टम के द्वारा क्या होता है, हमारे भोजन जो बिना पचा हुआ भोजन है अर्थात जो मल है, जो गंदा चीज है, वो क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि मानव में जो है वह कैसे होता है भोजन का पाचन। सबसे पहले भोजन कहां जाता है, मुख में जाएगा। और सबसे लास्ट में कहां से निकलता है, तो गुदा द्वार से निकलता है। आप लोगों का क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे आहार नाल के भाग के बारे में। जब हमारा भोजन जाता है हमारे मुख में तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद कहां कहां जाता है, तो इस सारे पार्ट के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजन जब हम अपने मुख से ग्रहण करते हैं और सबसे लास्ट में वो कहां तक पहुंचता है,
रेक्टम तक पहुंचता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार नाल के इन 7 भागों के बारे में कि आहार नाल कैसे इन 7 भागों में बटे हुए होते हैं। तो आइए समझते हैं आहार नाल के पहले भाग के बारे में। तो सबसे पहला भाग है मुख गुहिका। मुख गुहिका में जो है वह मुंह ही नहीं आता है, सिर्फ मुंह के साथ साथ दांत भी हमारा पाचन में हेल्प करता है। दांत पाचन में कैसे हेल्प करता है? तो दांत भोजन को काटने में, उसको चबाने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जीभ पे, जीभ भी मदद करता है। और हमारा मुख से हम लोग क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सभी चीजें तो मुख गुहिका के ही अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ग्रास नली में। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या है? ग्रास नली। उसके बाद जो चबा हुआ भोजन होता है और उसके बाद जब उसमें लार मिक्स हो जाता है तब भोजन कहाँ पहुंचता है? तो इस नली में पहुंचता है, जो यहाँ गला है। इसको क्या बोलते हैं? यहां तक ये गला फैला हुआ है, अर्थात इस नली को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? तो जब ग्रास नली में भोजन पहुंच जाता है तो उससे आगे पहुंचता है अमाशय में। कहां पे? अमाशय में, अर्थात इसके आसपास कहीं पे अमाशय मौजूद होगा और वहीं पर भोजन क्या होता है? पहुंचता है। अमाशय में क्या होगा? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, जो क्या करता है? भोजन को गलाने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहां पे? छोटी आंत पे। जब भोजन क्या होता है? अमाशय में वह गल जाता है, जब उसमें HCl मिल जाता है तो जो पोषण उसमें बचता है उसका स्राव कहां होता है? तो उसका स्राव होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में घूमने के बाद उसके बाद भोजन कहां आता है? तो भोजन आ जाता है बड़ी आंत में। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि छोटी आंत का जो साइज होगा वो बड़ा होता है, लेकिन बड़ी आंत का जो साइज होता है, जो लंबाई होती है, वो क्या होती है? कम होती है। छोटी आंत में जितना पोषण लेने का रहता है वह ले लेता है, उसके बाद वह कहां भेज देता है? भोजन को बड़ी आंत में भेज देता है। उसके बाद भोजन में क्या बचता है? मल बचता है। मल जो होता है वह मलाशय में स्टोर होता है। कहां पे स्टोर होता है? मलाशय में स्टोर होता है। और वह निकलता किसके द्वारा है? तो वह निकलता है मल द्वार के द्वारा। मल जो है वह स्टोर होता है मलाशय में, लेकिन निकलता है किसके द्वारा? मल द्वार के द्वारा। तो ये 7 भाग आप लोगों का क्लियर है कि ये 7 किसके भाग है? आहार नाल के भाग है। अब आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? आहार नाल से भिन्न ग्रंथियां मिलकर पाचक रस स्रावित करती हैं। तो ये ग्रंथियां कौन कौन है? तो ये लाल ग्रंथि है, यकृत है, और भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो क्या करती है? पाचक रस स्रावित करती है, अर्थात भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। और बच्चों, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो होती है वे सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सभी मिलकर बनाते हैं पाचन तंत्र, अर्थात तो वैसा तंत्र जिसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन जो जटिल पदार्थ के रूप में होते हैं वह किसके रूप में टूटते हैं? सरल पदार्थों के रूप में टूट जाते हैं। तो यह क्रिया जिस तंत्र में होती है उसी तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसी तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। तो यहां तक आप लोगों का बच्चों क्लियर है। अब दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहिका के बारे में, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि मुख गुहिका में क्या क्या मौजूद होता है और यहाँ भोजन के पचने की शुरुआत कैसे होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आहार नाल के 7 भाग के बारे में, जिसमें से कि पहला क्या था? तो पहला था मुख या मुख गुहिका, और मुख गुहिका के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना को हम कैसे खाते हैं? मुंह से ही तो खाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसी प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, अर्थात जब हम मुंह में लिए तो वो शरीर के अंदर ही तो गया, तो उसी को लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो अंतर्ग्रहण कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, सभी को पता है, सभी मुख से खाते हैं। क्या आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो नाक से खाते हैं? मेरे हिसाब से कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे। सभी किससे भोजन ग्रहण करते हैं? मुख से ही ग्रहण करते हैं। तो आइए बच्चों फिर से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है? दांतों की सहायता से हम भोजन को चबाते हैं। ये भी सभी को पता है, सभी दांत से ही चबाते हैं, है कि नहीं? जिसके पास दांत नहीं है वो क्या भोजन को चबा पाते हैं? नहीं चबा पाते। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, क्या वो भोजन को चबा के खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते। तो वो क्या खाते हैं? तो वे अपनी माता का दूध पीते हैं। या जिसका एज बहुत ज्यादा हो गया, जो क्या करते हैं? जो भोजन को चबा नहीं पाते, तो वे क्या करते हैं?
वे कुछ द्रव वाले पदार्थ का ग्रहण करते हैं। तो यहां तक आप लोगों का बच्चों क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि भोजन हम किससे चबाते हैं? किससे चबाते हैं भोजन? तो सभी को पता है, भोजन हम दांत से चबाते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं को जानते हैं, दांत के प्रकारों के बारे में। तो यहां पर देखिए दांत के 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला क्या है? कृतंक है। दूसरा क्या है? रदनक है। तीसरा क्या है? अग्रचवर्णक है। चौथा क्या है? चवर्णक है। आइए अब यहां पर देखिए, मैंने एक आप लोगों के लिए फिगर बना के रखा है दांत का। तो आइए अब इसके मदद से हम समझते हैं। ये जो है, ये निचला वाला जो जबड़ा है हम लोग का, ये नीचे वाला जबड़ा, इसका मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? फिगर बनाया है। तो यहाँ पर देखिए जो आगे के 4 दांत हैं, अर्थात जो आप लोगों का आगे का 4 दांत है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कृतंक। अर्थात जो कृतंक होता है वो क्या करेगा? भोजन को काटने का काम करता है। क्या आप लोग जब सेब खाते हैं, क्या चौवा से सेब को काटते हैं? बिल्कुल नहीं। तो किससे काटते हैं? तो आगे के 4 दांत से क्या काटते हैं बच्चों? सेब को काटते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग रदनक पे। किस पर? रदनक पर। जो क्या करते हैं बच्चों? चिकन खाते हैं। वे क्या करते हैं कि चिकन को फाड़ने के लिए किस दांत का सहारा लेते हैं? तो वो साइड के 2 दांत का सहारा लेते हैं। किस चीज को फाड़ने के लिए? चिकन को फाड़ने के लिए। तो रदनक का क्या काम है? रदनक का काम है चिकन को फाड़ना, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या है, थोड़ा सा कठोर है, उसको फाड़ने का काम कौन करता है बच्चों? रदनक करता है। और आगे का 4 दांत का क्या काम है? तो आगे का 4 दांत जो है वो भोजन को काटने में हमारी मदद करता है बच्चों। अब आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर है अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक मतलब कि अगला वाला चौवा। तो अगला वाला चौवा का बच्चों काम क्या है? ये क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 4। लेकिन जो चवर्णक है, जो उससे भी पीछे चवर्णक है, जो भोजन को क्या करने के काम आता है? चबाने के ही काम आता है, उसकी संख्या बच्चों कितनी है? तो उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6। चवर्णक की संख्या कितनी है? 6 है। अगर चवर्णक की संख्या कितनी है? 4 है। रदनक की संख्या कितनी है? 2 है। और कृतंक की संख्या कितनी है? तो कृतंक बच्चों हमारे मुख में 4 पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े में। यहां तक क्लियर है बच्चों? लेकिन हमारे पूरे मुख में कितने दांत है? आइए अब उस देखिए बच्चों, मौसम अच्छा होने के कारण लाइट भी चली गई, लेकिन हम लोगों का लेक्चर रुकेगा नहीं। जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझते हैं दांतों की संख्या के बारे में। तो कृतंक जो होते हैं टोटल हमारे मुख में कितने होते हैं? 8 होते हैं। रदनक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर चवर्णक कितने होते हैं? 8 होते हैं। चवर्णक कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस तरह हमारे मुख में जो है वो टोटल दांत की संख्या कितनी हो गई? 32 दांत हो गई। इसीलिए जब आप लोग किसी को बोलते होंगे वो ज्यादा हंसता है तो उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा 32 ही तोड़ देंगे। इसका अर्थ क्या है? उसको मुक्का मार के उसका 32 का 32 दांत क्या करना है? तोड़ देना है। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दांत के प्रकार के बारे में, और आज हम जो 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं यह फिर से आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग क्या करिए, अभी ध्यानपूर्वक इसको देखना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है दूध के दांत और अस्थायी दांत। तो सबसे पहले तो हम लोग को अंतर समझना होगा कि दूध का दांत क्या होता है और अस्थायी दांत क्या होता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो दांत शैशवावस्था में निकलकर 8 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं उसे कौन सा दांत कहेंगे? उसे बच्चों कहेंगे दूध के दांत। अर्थात मानकर चलिए जब बच्चे क्या होते हैं? शैशवावस्था में वो होते हैं, जब वो बहुत छोटी आयु में होते हैं, तो क्या होता है? उसका दांत निकलता है। और वह कितने वर्ष तक रहता है? तो वह रहता है 8 वर्ष की आयु तक। तो इस आयु के बीच जो दांत उगता है वह दांत क्या कहलाता है? तो वह दांत कहलाता है बच्चों दूध का दांत। तो ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया कि दूध का दांत किसको बोलते हैं? तो शैशवावस्था से लेकर 8 वर्ष की आयु के बीच के दांत को हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है जो दांत 8 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं उसे अस्थायी दांत कहते हैं। अर्थात जो दांत 8 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं, मतलब दूध के दांत के टूटने के बाद जो दांत निकलता है उसे कौन सा दांत बोलेंगे? उसे बोलते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कब तक रहता है? तो अस्थायी दांत रहता है वृद्धावस्था तक, अर्थात जब तक क्या हो जाए? मनुष्य बूढ़ा ना हो जाए। तो लेकिन अस्थायी दांत किसको बोलेंगे? अस्थायी दांत बोलेंगे किसको? 8 वर्ष की आयु के बाद क्या होगा? जो भी दांत निकलेगा उसे कौन सा दांत बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे अस्थायी दांत। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है?
दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का नाश होना या सड़ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दंत क्षय होना। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब हम कोई चीनी युक्त पदार्थ खाते हैं और दांतों की सफाई सही नहीं करते हैं तो जीवाणु जो होते हैं हमारे मुख में वह क्या करते हैं बच्चों? अम्ल बनाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है? दांत का क्षय होने लगता है। अर्थात मानकर चले कि आपने एक चॉकलेट खाया और आपने ब्रश नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि हमारे मुख के अंदर जो जीवाणु है वो क्या करते हैं कि चीनी को खा करके क्या बनाते हैं बच्चों? वह अम्ल बना देते हैं, और वही अम्ल क्या करता है? तो वही अम्ल हमारे दांतों का क्षय करने लगता है, अर्थात नाश करने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या पर बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दंत क्षय होना। तो दंत क्षय समझ गए कि दंत क्षय दांतों का विनाश होना या टूटना सड़ना क्या कहलाता है? दंत क्षय कहलाता है। आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है दंत क्षय से बचने के उपाय, अर्थात हम कैसे अपने दांत को सड़ने से बचा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत जरूरी है, या आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दिन में 2 बार ब्रश करना, अर्थात एक ब्रश कब करना है? तो सुबह करना है, और एक ब्रश कब करना है? तो रात में खाना खाने के बाद करना है। तो इस तरह से आपको दिन में कितनी बार ब्रश करनी है? तो इस तरह से आपको दिन में 2 बार ब्रश करनी है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो क्या होता है बच्चों? हमारे दांत में भोजन के कुछ टुकड़े अटके हुए रहते हैं, तो जब हम क्या करेंगे? कुल्ला करेंगे तो वो क्या होगा? वो टुकड़ा भोजन का पानी के साथ निकल जाएगा और हमारा दांत क्या हो जाएगा? हमारा दांत साफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो इस तरह से हमने सबसे पहले पढ़ा दूध का दांत और अस्थायी दांत के बारे में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था दंत क्षय के बारे में, अर्थात दांतों का नाश कैसे होता है या इसकी परिभाषा क्या है। और उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था दंत क्षय से बचने के उपाय, कि हम लोग कैसे अपने दांत को विनाश से बचा सकते हैं और दांत को सड़ने से बचा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।